चलिए बच्चों, तो अब मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, वो किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में क्यों होता है? क्योंकि सुक्रोज क्या है? केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है? रासायनिकी तौर पर ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादातर जो स्थानांतरण होता है या मुख्यतः स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अच्छा, 3 शब्द हैं जो फ्लोएम अनलोडिंग को समझाते हैं। फ्लोएम अनलोडिंग को 3 शब्द हैं जो समझाते हैं। फ्लोएम अनलोडिंग क्या होता है? अनलोडिंग का मतलब किसी भी चीज का लोड होकर फिर अनलोड होना, यही अनलोडिंग होती है। हम कहते हैं टेम्पो है, टेम्पो में हमने कोई सामान चलाया है, अब हम उससे उतार रहे हैं, तो हमने पहले लोड कराया, अब जब हम उससे उतार रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? अनलोडिंग हो जाता है। तो फ्लोएम अनलोडिंग को, फ्लोएम में लोड होता है, फ्लोएम अनलोडिंग को 3 शब्द हैं जो समझाते हैं। क्या? वीन लोडिंग, वीन अनलोडिंग और मेटाबोलाइज। या ये मत समझिएगा मैडम हिंदी में लिखवा रही है बहुत ज्यादा, इसको ही यही हिंदी है, वो सॉरी इंग्लिश में लिखवा रही है बहुत ज्यादा, यही इंग्लिश है और यही हिंदी है। बस अनलोडिंग और लोडिंग को कहते हैं अपभारण, इसको कहते हैं शिराभारण। ठीक है, इसको कहते हैं शिरा अपभारण। ठीक है, और इसको कहते हैं उपापचयी क्रियाओं में उपयोग। उपापचयी क्रियाओं में उपयोग, इसको कहते हैं फ्लोएम को कोशवाह और अनलोडिंग अपभारण। ठीक है, कोशवाह अपभारण। अच्छा, फ्लोएम लोडिंग शिराभारण, वीन अनलोडिंग शिरा अपभारण और मेटाबोलाइज उपापचयी क्रियाओं का उपयोग। इसमें क्या होता है बच्चों? आप देखिए, शिराभारण, शिराभारण किसे कहते हैं? जैसे जब भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद डायरेक्ट फ्लोएम में थोड़ी ना आता है, फ्लोएम में आने से पहले किस में जाता है? वो आपकी जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में किसमें जाता है? भोजन संश्लेषित होने के बाद बाकी की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उसका ट्रांसफर होता है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं, और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से फिर वो किसमें आता है? फ्लोएम में आता है। तो इसको हम कहते हैं शिरा धारण, यानी कि वीन्स में आता है। जो वहां की वीन्स है, जो फ्लोएम है, उसमें आता है। तो उसमें आता है तो हम ये कहते हैं कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का ये क्या होता है? शिरा धारण। ठीक है, अब पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से पहली पर्ण मध्य मतलब आपके एक शिरा से जो आपकी चालनी कोशिका है उससे दूसरी चालनी कोशिकाओं में, इस तरह से क्या होता है? इस भोजन का, इस कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसका स्थानांतरण किसकी तरफ? सिंक की ओर होने लगता है। सिंक की ओर जैसे ही होने लगता है, किसके अनुरूप होता है? इसका जो स्थानांतरण होता है, किसके अनुरूप? सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप। ठीक है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में आपका जो कार्बनिक विलय है वो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की जो सबसे नजदीकी चालनी तत्व कोशिकाएं होती हैं उसमें आता है। इसको हम लिख देते हैं नजदीकी चालनी तत्व कोशिकाओं में। ठीक है, जो इसके सबसे नजदीक चालनी तत्व कोशिकाएं होगी उसमें आएगा, और इसको हम कहते हैं शिरा भारण। ठीक है, सबसे नजदीक की जो चालनी कोशिकाएं होती है उसमें आता है, इसको हम कहते हैं शिरा भारण। और इधर से कहा जाता है? ये इसका स्थानांतरण, इसका स्थानांतरण किसके अनुरूप होता है? सांद्रता प्रवणता के अनुरूप। यानी कि एक चालनी कोशिका
फिर दूसरी चालनी तत्व कोशिका, फिर तीसरी चालनी तत्व कोशिका, इस तरह जाता है। और जैसे ही ये सिंक के पास, जैसे मान लो जड़ है, जैसे ही सिंक के पास जाता है, अब इसका क्या होगा, यहाँ पे तो क्या हुआ है, शिराभारण वीन लोडिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब जैसे ही ये सिंक के पास जाएगा तो वहां पे क्या होगा, इसका चालनी तत्व कोशिका से, चालनी तत्व कोशिका से कहां पर, सिंक में। सिंक क्या है हमारा, जैसे कि जड़, ठीक है, वो सिंक ही तो है, ठीक है, सिंक में जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, शिरा अपभारण, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, शिरा अपभारण। चालनी तत्व कोशिका से, अभी तो कहां गया था, पर्णमध्योतक कोशिकाओं से चालनी तत्व कोशिका में, अब चालनी तत्व कोशिका से सिंक की ओर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं शिरा अपभारण। और सिंक में जाने के बाद इसका क्या हो गया, या तो ये संचित हो गया, स्टोर हो गया, या फिर क्या हुआ है, इसका उपापचय क्रियाओं में उपयोग। क्या हुआ है, इसका उपापचय क्रियाओं में इसका उपयोग हो गया। और इसका फिर ये हो गया इसका तीसरा स्टेप। तो ये जो तीनों है, ये जो तीनों स्टेप हैं, तीनों ये जो क्रियाएं हैं, इनको मिला के क्या बोलते हैं, पोषवा अपवारण। पहला, दूसरा, तीसरा। पर्णमध्योतक कोशिका में जहां पे भोजन बना है वहां से सबसे नजदीकी चालनी तत्व कोशिका में, नजदीकी चालनी तत्व कोशिका में जब एक बार भोजन चला गया तो जो चालनी तत्व कोशिका है या जो कोशवा है उसका क्या हो गया, भारण हो गया, तो उसको बोलते हैं हम शिरा भारण, ठीक है। इसका जो स्थानांतरण होता है, अब एक बार वो चला गया, चालने के बाद उसका स्थानांतरण होगा पूरे की पूरे कोशवा में, तो जो स्थानांतरण होता है वो किसके अनुरूप होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप। यानी कि सबसे ऊपर भोजन है तो उसमें सांद्रता ज्यादा, फिर नीचे वाली में आएगा, उससे फिर नीचे वाली में आएगा, तो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता जाता है और जैसे ही ये सिंक के पास पहुंचता है तो चालनी तत्व कोशिका से किस में चला जाता है, सिंक में चला जाता है। और सिंक में जाते ही इसका क्या हो जाएगा, शिरा अपभारण। यहाँ पर क्या हुआ था, वो उसमें लोडिंग हुई थी तो शिरा भारण। अब जैसे ही सिंक में चला गया, पोषवा से किस में आ गया, सिंक में आ गया, तो उसको बोलते हैं शिरा अपभारण। और शिरा अपभारण होने के बाद, सिंक में आने के बाद, या तो वो क्या हो जाए, संचित हो जाए, या फिर उसका उपापचय क्रियाओं में उपयोग हो जाता है। भाई दो ही चीज होगा, या तो वो स्टोर कर लेगा अगर उसे जरूरत नहीं, और उसे जरूरत है तो उसका उपयोग कर लेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये किसको बताते हैं, पोषवाह अपभारण, यानी कि फ्लोएम अनफोल्डिंग। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम में स्थानांतरण की क्रिया। फ्लोएम में स्थानांतरण की क्रियाविधि, कई सारी क्रियाविधियां हैं जो इसमें दी गई हैं। कौन कौन सी, एक एक करके बात करते हैं। विसरण परिकल्पना पहली, दूसरी सक्रिय विसरण परिकल्पना, सक्रिय विसरण परिकल्पना, तीसरी वैद्युत परिसरण सिद्धांत, परासरण सॉरी परिसरण पहली,
वैद्युत परासरण सिद्धांत। चौथा कोशिका द्रव्य प्रवाहगतिवाद। प्रवाहगतिवाद। पांचवा अंतरकोशिकीय द्रव्य प्रवाहगति। अंतरकोशिकीय द्रव्य प्रवाहगति। और लास्ट है द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना। ये कुछ परिकल्पनाएं फ्लोएम में होने वाले स्थानांतरण को समझाने के लिए दी गई हैं। इनके बारे में एक एक करके बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन छयों में से, तो छयों की छयों पूर्णतः सही नहीं है। हर एक के विरोध में कुछ ना कुछ दिया गया है, तो ये छयों की छह पूर्णतः सही नहीं है कि कैसे होता है। लेकिन फिर भी ये जो है मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसको सही माना गया है कुछ हद तक। यानी कि अगर आप देखेंगे अभी भी इस पर कार्य जारी है, अभी भी इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्णतः देखा गया है। लेकिन फिर भी जो आप देखेंगे बुक्स वगैरह, तो उसमें इसी को पढ़ाया जाता है, या आपने कभी पढ़ा भी होगा तो मंच की थ्योरी पढ़िए, मंच की परिकल्पना। ठीक है, तो ये मंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी, तो इसी को पढ़ा जाता है, मास फ्लो हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है, द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना। ये जो थे इनसे ऊपर वाले तो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले विसरण परिकल्पना। विसरण परिकल्पना जो हम बात करते हैं नॉर्मली, हम ये मैंने अभी तक आपसे कहा था विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को, विसरण को मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। और अभी तक हम बात भी करते आए हैं कि जो स्थानांतरण होता है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको शिराभारण पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको ये बात बताई है कि जो कार्बनिक विलय है वो कैसे चल रहे हैं अपने सांद्रता प्रवणता के अनुसार। यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो चालनी कोशिकाएं में आपका शिराभारण होता है, जैसे ही उसमें आ जाता है वो अपने से नीचे वाली कोशिका में, चालनी कोशिका में चला जाता है। किसकी वजह से? सांद्रता की वजह से। यानी कि जहां पर कार्बनिक विलयों की सांद्रता ज्यादा होती है, वहां से वो निम्न कार्बनिक विलयों की सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। तो सबसे पहली परिकल्पना यही थी, विसरण परिकल्पना। लेकिन ये इसीलिए इसको गलत कर दिया गया क्योंकि अगर हम देखें सामान्य तौर पर, अगर हम देखें नॉर्मली, अगर हम देख रहे हैं तो जो विसरण है इसकी जो होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर प्रति घंटा, 100 सेंटीमीटर पर आवर। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है कितनी होती है, ये 0.3 से 1.5 मीटर पर आवर होती है नॉर्मल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसकी सामान्य दर बताई है, तो इससे कहीं ज्यादा है। जबकि विसरण की अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जो विसरण है उसकी जो गति है या उसकी दर है वो कितनी है, ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि विसरण के तौर पर तो इसका नहीं होता। ठीक है, कितना बचता है? नहीं तो अगर पूरा है टाइम का लेकर करवा देते हैं थोड़ा बहुत। सक्रिय विसरण परिकल्पना दूसरा है, क्या है आपका? सक्रिय विसरण परिकल्पना। सक्रिय विसरण परिकल्पना क्या होती है? हम ये विसरण की बात कर रहे थे। विसरण क्या है? हमने कहा कि हम कह रहे हैं सांद्रता प्रवणता के अनुसार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जाता है। सक्रिय विसरण परिकल्पना क्या होता है? इस परिकल्पना के अनुसार मतलब इसमें कुछ ऐसी सक्रिय कोशिकाएं मौजूद होती है, सक्रिय तंतु मौजूद होते हैं जो विसरण में आने वाले विरोध का क्या करते हैं? अवरोध करते हैं। मतलब विसरण के समय जो रुकावटें आती है उनको क्या करते हैं? उनको रोकते हैं। क्या? सक्रिय विसरण परिकल्पना में। और सक्रिय विसरण परिकल्पना में ये इसमें किसको कहा था? पी प्रोटीन। पी प्रोटीन याद है आपको क्या थे? याद है? अवपंक पिंड, कल बात करी थी मैंने, स्लाइमी बॉडीज। याद हो तो आपको स्लाइमी प्रोटीन्स, मैंने आपसे कहा था इन स्लाइमी प्रोटीन्स को हम पी प्रोटीन्स भी कहते हैं बच्चों। स्लाइमी प्रोटीन, स्लाइमी बॉडी, अवपंक
अब पंख पिंड जो थे इनको क्या कहते हैं हम, पी प्रोटीन। तो इनसे जो स्थानांतरण मतलब ये जो मौजूद होते हैं ये किस रूप में होते हैं, ये तंतुओं के रूप में होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये तंतुओं के रूप में पूरे कोशवाम में मौजूद होते हैं। तो इसके रूप में, या फिर इन्होंने कहा था कि जो आपकी चालनी कोशिकाएं होती हैं, इन चालनी कोशिकाओं की चालनी पट्टिका पर, इन चालनी कोशिकाओं की चालनी पट्टिकाओं पर कुछ पंप स्टेशन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, पंप स्टेशन। इसकी बात बाद में करेंगे, स्लाइमी प्रोटीन्स की। सक्रिय विसरण परिकल्पना, सक्रिय विसरण परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी चालनी कोशिकाएं होती हैं, इन चालनी कोशिकाओं की जो चालनी पट्टिका होती है, इस चालनी पट्टिका पर पंप स्टेशन मौजूद होते हैं। और ये पंप स्टेशन क्या करते हैं बच्चों, ये पंप स्टेशन जो भोजन आ रहा है उसके अवरोध को रोकते हुए और एक तरह की एनर्जी पंप करते हैं, यानी कि एक तरह का धक्का मारते हैं। जैसे मान लो ये भोजन यहाँ से जा रहा है और ये अगर इससे नहीं जा पाता है तो ये पंप स्टेशन क्या करते हैं, इनको धक्का मारने का काम करते हैं, यानी कि इनको नीचे भेजने का कार्य करते हैं। आ रही बात समझ में, ये जो पंप स्टेशन है ये इनको नीचे भेजेगा, यानी कि सक्रिय, इनको ऊर्जा देकर, इनको एक तरह का सक्रिय कर कर इनको एक जगह से दूसरी जगह में भेजने का कार्य ये करते। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया, ये है आपका सक्रिय विसरण परिकल्पना। इसको क्यों इसका विरोध कर दिया गया, इसको विरोध इसलिए कर दिया गया क्योंकि इस तरह के पंप स्टेशनों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, यानी कि इस तरह के कोई भी पंप स्टेशन मौजूद होते हैं इस बात की अभी तक कोई भी आपकी कोई तर्क नहीं है कि होते हैं। तो इस वजह से इस परिकल्पना को भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया। आ रही है बात समझ में सबको। चलिए बच्चों, बाकी के ये जो चार आपकी परिकल्पनाएं इनको कल बात करेंगे क्योंकि अभी आपका टाइम हो गया है, ठीक है। और इसलिए करेंगे, मतलब मंडे से ही लगेगी 9:15 से क्लास, तो इसकी चलिए।